Hello, class 10. Uh, so, today we are going to start a new chapter, that is chapter number 8. How do organisms reproduce? Students, before commencing forward, we need to think and we need to make sure what we are going to study in this chapter. There are a lot of things. So, first, I am going to clear that very thing, or you can say a lesson plan of the topic that we are going to deal in this topic, reproduction. We have to study reproduction in plants and animals. This is the broader concept. Then we will study the second topic, that is creation of exact copies of DNA, that is also known as DNA replication. Then importance of variation, how the DNA copy creates variation. Then we have mode of a sexual reproduction, in which we have to deal 6 prominent topics of fission, fragmentation, regeneration, budding, vegetative propagation, spore formation. Then we'll come to mode of sexual reproduction. Why sexual mode of reproduction is important, पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग करेंगे. देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग. सो 3 टॉपिक यहाँ पर तो ये ऐसे आ जाएंगे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में लेकर के कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पहले तो क्यों ज़रूरी है, क्यों करना चाहिए या क्यों होता है. उसके बाद ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स में एंड देन ह्यूमन बीइंग में. 3 ये हो गए. चौथा टॉपिक आएगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम MRS, जिसमें इसकी फिगर इंपॉर्टेंट है. 5th टॉपिक आएगा FRS, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, है ना, यहाँ भी इसका फिगर इंपॉर्टेंट होगा. देन 6th टॉपिक होगा व्हाट हैपन्स व्हेन द एग इज़ नॉट फर्टिलाइज्ड. जब एग फर्टिलाइज नहीं करता है तब क्या होता है. एंड दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट वी हैव रेड इन क्लास 8 अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल, because this cycle comes up only when the situation comes where the egg is not fertilized, है ना. and the last topic is reproductive health, और इसमें हम लोग methods of family planning, then safe sex, जिसमें HIV वर्सेस एड्स का हम लोग को पढ़ना है. then women health है and child bearing, है ना. फिर उसके अंदर फिर आएगा गोनोरिया, सिफाइलिस. तो ये 2 बीमारी को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, और ये सारे टॉपिक करने के बाद तब हमारा ये रिप्रोडक्शन ख़त्म होगा. तो ये नॉर्मली हमको लगता है कि चूँकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, पूरा महीना इस पर निकलेगा. सो लेट अस कम टू द पॉइंट, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस. ठीक है, ये टॉपिक है. आज हम लोग इसका इंट्रो पार्ट देखते हैं, है ना, और उसमें फिर बाकी चीज़ें हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलेंगे. So before commencing to the further topics and before reading the mechanism by which organism reproduce, we have to ask with ourselves some basic questions. Why do organism reproduce, है ना, क्यों organism reproduce करता है. After all, reproduction is not the necessary process to maintain the life of an individual, है ना. किसी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म को लाइफ को मेंटेन करने के लिए रिप्रोडक्शन का करना ज़रूरी नहीं है. दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अर्लियर, जिसमें हमने आपको एक सिस्टम बताया था, गुड मॉर्निंग NCERT, और उसमें बताया था कि ये सारे जो प्रोसेस है ग्रोथ के, उसके बाद मूवमेंट के, न्यूट्रिशन के, सर्कुलेशन के, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के, उसके बाद एक्सक्रीशन का और रेस्पिरेशन का, रिप्रोडक्शन का, और उसके बाद ट्रांसपोर्ट. तो ये बहुत सारे प्रोसेसेस हैं. इनमें से 4 प्रोसेस मैंने बताया था कि दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग लाइफ. अगर ये 4 प्रोसेस कोई ऑर्गेनिज्म नहीं करता है तो वो जीवित नहीं रह सकता. लाइफ को मेंटेन करना एक अलग चीज़ है, और जीवित रहना यानी लिविंग को वो सस्टेन करना, लाइफ को कंटिन्यू करना, ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है. तो इसके लिए देखिए, जेनरेशन को कंटिन्यू करना एक बात है और लाइफ को कंटिन्यू करना एक बात है. ठीक है, जेनरेशन को कंटिन्यू करने के लिए रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है, लेकिन लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है. अगर कोई आदमी रिप्रोडक्शन नहीं करता है, बच्चे पैदा नहीं करता है,
तो वो अपना जीवन जी सकता है पूरा, 60 साल का, 65 साल का, 70 साल का, जितनी भी उसकी उम्र है वो पूरा जिएगा। हाँ, उसकी जनरेशन कंटिन्यू नहीं करेगी क्योंकि उसको कंटिन्यू करने के लिए रिप्रोडक्शन करना ज़रूरी है, ठीक है, बट लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए ज़रूरी नहीं है। तो लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, वो है न्यूट्रिशन। आप सुने हैं कभी कि बिना सांस लिए या बिना खाए कोई आदमी जीवित रहता है? नहीं। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद रेस्पिरेशन, बिना सांस लिए कोई नहीं रह सकता। सर्कुलेशन, ऐसा कोई बंदा जिसके शरीर में खून ना हो, सर्कुलेट ना करता हो ऑर्गेनिज्म के अंदर मटेरियल, और फिर वो ज़िंदा हो, ये भी नहीं हो सकता। और चौथा था एक्सक्रीशन, ऐसा कोई बंदा नहीं हो सकता जो एक्सक्रीट ना करे, कुछ अपना वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर ना आए, चाहे वो पसीना हो, चाहे वो टीयर्स हो, चाहे वो यूरिन हो, चाहे वो फीकस हो, ये ऐसा कोई बंदा नहीं हो सकता है। तो ये 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट है लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए, और यही चारों प्रोसेस हम लोग क्लास 10 में यहाँ पर न्यूट्रिशन में हमने पढ़ा था, ठीक है। अभी उसमें एक रिप्रोडक्शन है जो कि नॉन एसेंशियल पार्ट था लाइफ को कंटिन्यू या मेंटेन करने के लिए, लेकिन उसको भी हमको पढ़ना है, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो रिप्रोडक्शन क्या है, लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जनरेशन को कंटिन्यू करने के लिए इंपॉर्टेंट है। अब आती है बात कि वाई डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ऑर्गेनिज्म क्यों रिप्रोड्यूस करता है? जाहिर सी बात है, अपने जनरेशन को कंटिन्यू करने के लिए, है ना। लेकिन फिर एक इम्पॉर्टेंट बात और है, रिप्रोडक्शन इज़ नॉट नेसेसरी टू मेंटेन लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, के रिप्रोडक्शन जो है वो लाइफ को मेंटेन करने के लिए इंडिविजुअल के, किसी भी ऑर्गेनिज्म का इंडिविजुअल हो, उसके लिए नेसेसरी नहीं है। जैसा कि नेसेसरी है क्या क्या, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, ये सब जितना इम्पोर्टेंट है उतना इम्पोर्टेंट ये नहीं है। तो दूसरी तरफ एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म वो रिप्रोड्यूस करने जा रहा है, इसका मतलब है कि वो क्रिएट करने जा रहा है मोर इंडिविजुअल को अपने में से, है ना। तो इसमें उसको एनर्जी खर्च करना पड़ेगा, लॉट ऑफ इट्स एनर्जी विल बी स्पेंट इन दिस प्रोसेस, बहुत एनर्जी खर्च करना पड़ेगा। तो सवाल आता है कि वाई शुड एन ऑर्गेनिज्म, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, वेस्ट एनर्जी ऑन अ प्रोसेस दैट इज़ नॉट नीडेड टू स्टे अलाइव। एनर्जी का वेस्ट क्यों कर रहा है कोई ऑर्गेनिज्म ऐसे प्रोसेस पे जो उसको जीवित रहने के लिए ज़रूरी नहीं है, स्टे अलाइव रहने के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है? क्यों कर रहा है उस पर एनर्जी खर्च जो जिसकी ज़रूरत ही नहीं है? So it would be interesting to discuss the possible answer to this question in the class. ये इम्पॉर्टेंट बात है। तो ये चीज़ें हम लोग निकालेंगे कि आखिर ऐसी क्या बातें हैं। अच्छा, दूसरा इम्पॉर्टेंट बात जो इसमें आएगा उसको हम अभी क्लियर कर देते हैं। क्लास 8 में हमने वायरस के बारे में पढ़ा था कि वायरस एक ऐसा आप कहिए कि समथिंग बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, ये एक ऐसी चीज़ है जो ना तो लिविंग है पूरी तरह से, ना नॉन लिविंग है पूरी तरह से। तो इट इज़ समथिंग बिटवीन दीज टू, यानी लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में ये कुछ है जिसको हम वायरस कहते हैं। और एक्चुअली ये न्यूक्लियर मटेरियल है, न्यूक्लियस के अंदर का जो मटेरियल होता है, जैसे क्रोमोसोम्स हैं, तो ये इस तरह का न्यूक्लियर मटेरियल है। सेल के अंदर जो न्यूक्लियर चीज़ें होती हैं, इंक्लूजन्स, उस तरह का ये मटेरियल है। तो इसको हमेशा वर्किंग होने के लिए, यानी एक्टिव होने के लिए, काम करने के लिए, प्रैक्टिकली एप्लीकेबल होने के लिए इनको एक सेलुलर स्ट्रक्चर, या यूँ कहिए कि ऑर्गेनाइज्ड सेलुलर स्ट्रक्चर या ऑर्गेनाइज्ड सेलुलर अपैरेटस चाहिए। जैसे हम कहते हैं ना कि भाई हम मज़दूर तो हैं, लेकिन काम करने के लिए हमें भाला दो, बर्छी दो, वो करनी दो, बसली दो, मतलब औजार दो, इक्विपमेंट दो, तभी तो हम काम करेंगे। उस तरह का माहौल, हम टीचर्स हैं मान लो, तो यार हमको पढ़ाने के लिए बोर्ड चाहिए, हमको एक पेन चाहिए, मतलब मार्कर चाहिए, है ना, या जो भी है, बोर्ड है, चौक है, ये सब चीज़ें चाहिए, स्टूडेंट चाहिए, है ना, उस तरह का माहौल चाहिए, उस तरह के अपैरेटस चाहिए हमको, तभी तो हम पढ़ा पाएंगे, है ना। तो उसी तरह से किसी चीज़ को काम करने के लिए उसका पूरा अपैरेटस होता है। अब जो ये न्यूक्लियर मटेरियल है, इसको काम करने के लिए सेलुलर अपैरेटस चाहिए, और यही वो फ़र्क है। अगर ये न्यूक्लियर मटेरियल सेलुलर अपैरेटस के बाहर है तो वो नॉन लिविंग है, और सेल के अंदर आ गया तो वो लिविंग की तरह से एक्ट करता है, ठीक है।
तो इस बात को मैं इसलिए बताया हूँ कि आगे इसकी ज़रूरत पड़ेगी और फिर हम रिफ़र करेंगे कि आई हैव टोल्ड यू इन द वेरी फर्स्ट क्लास of this chapter that nuclear material requires an organized cellular structure or apparatus to be functional। ठीक है, अब चलते हैं आगे। कहता है कि वट एवर द आंसर टू दिस क्वेश्चन इट इज़ ऑब्वियस दैट वी नोटिस ऑर्गेनिज्म बिकॉज दे रिप्रोड्यूस। कहता है कि इन सारे क्वेश्चंस का जो भी जवाब हो, जो भी उसका उत्तर हो, हम ऑर्गेनिज्म को इसीलिए नोटिस कर पाते हैं क्योंकि वो रिप्रोड्यूस करता है ना। इफ़ देयर वेयर टू बी ओनली वन, अगर कभी ऐसा एक ही ऐसा ऑर्गेनिज्म होता जो कभी रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहा होता, तो एक पर्टिकुलर काइंड का होता और डाउटफुल होता कि वो अभी तक एग्जिस्ट कर भी रहा होता, है ना। लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू अ सिंगल स्पेसीज दैट ब्रिंग देम टू आवर नोटिस। और इस तरह से बहुत लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म है जो हमारे नोटिस में आते हैं। अब जैसे ना कुत्ता है, बिल्ली है, इंसान है, घोड़े हैं, वो हैं बहुत सारे, लेकिन एक कैटेगराइजेशन है इनकी। और ये कैटेगराइजेशन क्या है? चूँकि ये एक सिंगल स्पीसीज के रूप में आते हैं तो इनको हम रिकॉग्नाइज कर पाते हैं इनके कुछ स्पेसिफिक पार्ट से और उनके फंक्शन से। यूजुअली वी से दैट बिकॉज दे लुक सिमिलर टू ईच अदर, या हम कहते हैं रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म क्रिएट न्यू इंडिविजुअल दैट लुक वेरी मच लाइक देमसेल्फ। यानी कुत्ता कुत्ते को ही पैदा करता है, इसलिए हम ये मान के चलते हैं कि भाई हम उसको रिकग्नाइज कर लेते हैं, भाई ये कुत्ता है, या ये कुत्ते का बच्चा है, या ये बिल्ली है, ये बिल्ली की बच्ची है, ये गाय है, ये गाय का बछड़ा है, ये घोड़ा है, ये घोड़े का बच्चा है ना, ये मुर्गी है, ये मुर्गी का बच्चा है, ये आदमी है, ये आदमी का बच्चा है। तो इस तरह से हम उसको कैटेगराइज कर पाते हैं उसके रिप्रोडक्शन के बेसिस पर कि ये उसका अभी बच्चा है, मतलब ये रिप्रोड्यूस होके आया है, अभी ये मैच्योर नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम उसको देख पाते हैं और कैटेगराइज कर पाते हैं। तो इसलिए हम रिप्रोडक्शन को ये भी कहते हैं कि रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है जिसमें एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म अपने ही स्पीसीज़ में, यानी ऐसा नहीं होगा कि कुत्ता का बच्चा बिल्ली पैदा करे, है ना। तो कहते हैं कि रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू या रिप्रोड्यूस या क्रिएट न्यू इंडिविजुअल ऑफ इट्स ओन काइंड, अपने तरह का इंडिविजुअल ये रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। इंसान कभी जानवर का बच्चा पैदा नहीं कर सकता, या जानवर के जिस्म से कभी इंसान पैदा नहीं हो सकता, ठीक है ना। वो हमेशा जो पेरेंट होगा वो अपना ही स्पेसीज जो है वो निकाल के बाहर लाएगा, ठीक है। तो ये हमारा बहुत बेसिक था। कल हम लोग देखेंगे डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्फ, ठीक है। क्या जो ये जो ऑर्गेनिज्म है जो क्रिएट करते हैं अपने इंडिविजुअल को, अपने ही जैसे स्पीसीज को, ये क्या एग्जैक्ट कॉपी बनाते हैं, कैसे कैसे बनता कैसे है ये पूरा प्रोसेस हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।